नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। नरेंद्र मोदी सिर्फ 25 घंटे में उत्तर प्रदेश की 80 सीटें सिक्योर करने वाले हैं। मोदी वाराणसी में हैं और यहां से 2024 के लिए पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश तो सुरक्षित कर ही रहे हैं, साथ ही दक्षिण भारत में काशी में बैठे बैठे सेंध लगा रहे हैं। यह कैसे हो रहा है, यही हम आपको बताएंगे। बीजेपी ने 2024 में 400 पार टारगेट रखा है। अगर उन्हें इस टारगेट के पास आना है तो उन्हें पूरा उत्तर प्रदेश बहुत भारी मार्जिन से जीतना होगा। बीजेपी को इस बार यूपी में 2014 और 2019 से भी बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा और बीजेपी इसे पूरी तरह से अचीवेबल मानती है, क्योंकि उनके पास चुनाव जीतने की मशीन नरेंद्र मोदी हैं और बड़े बड़े माफियाओं को मटिया मेट करने वाले योगी आदित्यनाथ भी हैं। मोदी और योगी की यही जोड़ी 2024 में बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। पूरी रिपोर्ट देखिए। क्या नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश की 80 सीटें फाइनल कर दी? क्या मोदी ने वाराणसी से यूपी और बिहार दोनों ही साध लिए? क्या मोदी ने 2024 की हैट्रिक कंफर्म कर दी है? मथुरा, अयोध्या और काशी 24 में मोदी को यही दिलाएंगे यूपी? यही है नरेंद्र मोदी की वो प्रेरणा जो उन्हें पूरे देश को तीसरी बार जीतने की शक्ति दे रही है। वाराणसी नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र। वाराणसी में रोड शो की ताकत क्या होती है, ये मोदी 19 में साबित कर चुके हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार वाराणसी के दौरे पर हैं। सामने जब 24 के बड़े चुनाव हो तो कार्यकर्ताओं का ऐसा उत्साह बनता है। यही तो मोदी और उनकी पार्टी की खासियत है। विपक्ष तो अभी हार की समीक्षा भी नहीं कर पाया है और मोदी 3 राज्य की जीत को पीछे छोड़कर अब 2024 के लिए चुनावी मोड ऑन कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश इसलिए अहम है क्योंकि दोनों ही बार यानी 14 और 19 में बीजेपी की जीत में इस राज्य का सबसे बड़ा अहम योगदान रहा है। 2014 में बीजेपी ने यूपी से 80 में से 71 सीटें जीती तो पार्टी को पूरे देश में 282 सीटें मिली, फुल मेजॉरिटी। इसी तरह 2019 में बीजेपी वर्सेस ऑल था और उसके बावजूद बीजेपी ने यूपी में 62 सीटें जीती और उसे कुल 303 सीटें मिली, 14 से भी ज्यादा। अब की बार बीजेपी ने ओवरऑल 350 सीटों का टारगेट तय किया है तो यूपी में से मैक्सिमम सीटें जीतनी होंगी। ये बात मोदी भी समझते हैं, इसीलिए उन्होंने 24 के चुनावी मिशन का आगाज उत्तर प्रदेश से किया है। मोदी के पास उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और योगी जैसा मुख्यमंत्री है जो एक सख्त एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते हैं। उनकी फैन फॉलोइंग और लीग अलग ही है, लेकिन लगातार तीसरी बार यूपी इतनी बड़े मार्जिन से जीतना बहुत बड़ी बात होगी और अगर ऐसा करना है तो मोदी को लगातार तीसरी बार पूर्वांचल भी जीतना होगा। पूर्वांचल में लोकसभा की कुल 27 सीटें हैं, जिन्हें बीजेपी ने काशी और गोरखपुर के 2 क्षेत्रों में बांटा हुआ है। काशी क्षेत्र की 14 लोकसभा सीटों में बीजेपी के पास अभी 12 सीटें हैं, जबकि गोरखपुर की 13 में से 10 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। पूर्वांचल की अंबेडकर नगर, गाजीपुर, जौनपुर और लालगंज सीट बीएसपी के कब्जे में है। पूर्वांचल की आजमगढ़ सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी ने यह सीट सपा से छीनी थी। बीजेपी ने 2024 में
यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा हुआ है और ये हासिल करने के लिए उसे पूर्वांचल जीतना ही होगा। लेकिन ये बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि यहाँ बसपा और सपा की पैठ है और इसी पर मोदी योगी का फोकस है। बीजेपी के लिए यह संभव इसलिए हो सकता है क्योंकि उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी चुनाव जीतने की मशीन है, जो वाराणसी के सांसद भी हैं और साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी हैं, जो खुद गोरखपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं। मोदी और योगी सरकार के पिछले 6.5 सालों में बीजेपी ने पूर्वांचल पर खास तौर पर फोकस किया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे जैसी बड़ी परियोजनाएं धरातल पर उतारी हैं। वहीं अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। कुशीनगर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बना है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने यूपी की कानून व्यवस्था में खासा सुधार किया है। पूर्वांचल में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए माफिया मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद सहित अन्य बदमाशों के अपराधों पर नकेल कसी है। लेकिन बीजेपी यहां सिर्फ विकास के नाम पर चुनाव लड़कर जीत सकती है या नहीं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पूर्वांचल में जातियों का खासा महत्व है। पूर्वांचल के 27 लोकसभा क्षेत्रों में कुर्मी, मौर्य, राजभर, निषाद और यादव सहित अन्य जातियों का गढ़ है। लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में इनमें से यादव और राजभर को छोड़कर अधिकांश जातियों का रुख बीजेपी की तरफ था। वहीं दलित वर्ग में कोरी, पासी, सोनकर, जाटव और कोल जाति के मतदाता भी निर्णायक संख्या में हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी सपा बसपा के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए पसमानदा मुस्लिम समाज को साधने का प्रयास कर रही है। पूर्वांचल की इन सीटों पर पसमानदा मुस्लिम मतदाता भी बड़ी संख्या में है। यानी बीजेपी की कोशिश तो यही होगी कि अगर परंपरागत वोट बैंक यानी ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ और राजभर के साथ यदि पिछड़े, पसमानदा और दलितों का समर्थन मिल गया तो बीजेपी के लिए मिशन 80 पूरा करने की राह आसान हो जाएगी। लेकिन इन सब के अलावा एक और वोट बैंक सबसे महत्वपूर्ण होगा और वो है मोदी का लाभार्थी वोट बैंक, जो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही क्रिएट हुआ है। कैसे, अब ये समझिए। स्वच्छ भारत योजना के तहत पिछले 9 सालों में देश में 12 करोड़ लोगों के घरों में शौचालय बने और इनमें से 3.5 करोड़ अकेले उत्तर प्रदेश में बने हैं। देश में 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है। अकेले यूपी के 2 करोड़ 63 लाख किसानों को इससे फायदा हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में 4 करोड़ लोगों को मुफ्त घर मिला है और इनमें उत्तर प्रदेश के 55 लाख लोग शामिल हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत 50 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलता है। अकेले उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ लोग इस योजना से जुड़ चुके हैं। मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित करने का सपना देखा है और इस सपने को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश का होगा। अगर हम इस समय 140 करोड़ देशवासी इसी मिजाज से भर जाएं, बस अब हमें देश को हमें आगे ले जाना है, ऐसे नहीं रहना है। हर एक की जिंदगी बदलनी है, हर एक की शक्ति का सम्मान होना चाहिए, शक्ति का उपयोग होना चाहिए, तो देश को आगे बढ़ाना चाहिए। एक बार ये मन में ये बीज बो रहे ना, आज 25 साल में तो ऐसा वटवृक्ष बनेगा, 2047 में 2047 में विकसित भारत बन जाएगा और बच्चों को फल मिलना शुरू हो जाएगा। ये वटवृक्ष की छाया आप ही के बच्चों को मिलने वाली है और इसलिए विकसित भारत बनाने के लिए हर नागरिक का मिजाज बनना चाहिए, मन बनना चाहिए, संकल्प बनना चाहिए। और अगर मन बन जाता है तो मंजिल दूर नहीं होती है। इसीलिए पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, जिसका पहला मकसद गांव-गांव जाकर सरकारी योजनाओं के बारे में बताना है और दूसरा मकसद है कि जिन लोगों तक योजना का लाभ नहीं मिला उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाना। हमने तय किया कि भाई
फिर से हम एक बार देश भर में जाएं, जो सरकार की योजनाएं हैं, जिनको मिला है, उनसे सुने कि भाई क्या क्या मिला, कैसे मिला, प्राप्त करने में कोई कठिनाई तो नहीं हुई, कोई रिश्वत तो नहीं देनी पड़ी, जितना तय था उतना मिला कि कम मिला। एक बार जाएंगे तो इसका हिसाब किताब भी हो जाएगा। तो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है ना, वो एक प्रकार से मेरी भी कसौटी है, मेरी एग्जामिनेशन है कि मैंने जो कहा था और जो मैं काम कर रहा था, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था और देश भर से सुनना चाहता हूं कि जैसा मैंने चाहा था वैसा हुआ है कि नहीं हुआ है, जिसके लिए होना चाहिए था उसके लिए हुआ है कि नहीं हुआ है, जो काम होना चाहिए था हुआ कि नहीं हुआ है। मोदी ने आज वाराणसी में इन योजनाओं के लाभार्थियों से बात की। असल में यही मोदी का वो वोट बैंक है जो उन्होंने 2014 के बाद क्रिएट किया है। मोदी के इस वोट बैंक के 3 प्रमुख हिस्से हैं, युवा, महिला और किसान, और ये सभी मोदी के साथ मौजूद थे। प्रतिमा जी, आपको इतना सारा फायदा मिला है, आप समाज को क्या देती है जिसके कारण आपको लगता है हाँ मैं भी समाज के लिए ये करती हूँ, या गांव के लिए करती हूँ, या गरीबों के लिए करती हूँ, ऐसा क्या करती हैं आप? सर, जो भी योजनाएं निकलती हैं जो कि हमें लाभ प्राप्त हुआ है, हम अगल बगल भाइयों बहनों में प्रचार प्रसार करते हैं। ये सोचते हैं सहज दिल से कि उनको भी यह लाभ हो, जो दिक्कतें हमने झेला है वह दिक्कत वह भी ना झेलें। अच्छा, पहले आपको मालूम है गैस का चूल्हा लेने के लिए बड़े बड़े लोगों के घर चक्कर काटना पड़ता था, और एक गांव में 5-6 ऐसे बड़े रईस होते थे, उनके घर में गैस रहता था, बाकी तो इंतजार करते थे हमारे घर आएगा कि नहीं आएगा। अब हर एक के घर गैस आ गया, तो क्या लगता है आपको, इसके कारण आपका आत्मविश्वास बढ़ता है गांव का लोगों का? सर, आत्मविश्वास बहुत बढ़ा है और महिलाओं का समस्या दूर हो चुका है और गरीबी और अमीरी का जो फर्क था वह खत्म हो चुका है। चलिए, बहुत बढ़िया। यही तो मोदी की खासियत है, वो देश की नब्ज को पहचानते हैं, इसीलिए तो वो लोगों से सीधे कनेक्ट करते हैं। और 2020 में मोदी ने इसी का एक जरिया निकाला, रेहड़ी पटरी वाले वेंडर्स, जिनके लिए मोदी ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना शुरू की, जिसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को लोन में 10,000 रुपए का ऋण मिलता है। अब तक पूरे देश में इससे 50 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स लाभान्वित हुए हैं, जिन्हें 8,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण उपलब्ध करवाया गया है। ऐसे लोगों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में मुलाकात की। मोदी को पूरा यकीन है कि देश का यही लाभार्थी वोट बैंक 2024 में उनकी सरकार बनाने में मदद करेगा। हमने देखा है घर में भी जब पैसे नहीं होते हैं, तकलीफ से गुजारा करते हैं, तो कई काम नहीं कर पाते, इच्छा हो तो भी नहीं कर पाते। मन करता है कि चलो बच्चों को ये अच्छा शर्ट ला करके दे दूं, नहीं ला सकते। क्यों? पैसे कम है। जैसे घर में होता है ना, वैसे देश में होता है। देश के पास भी पैसे होने चाहिए। पैसे होंगे तो हर नागरिक की इच्छा पूरी करेगा। आज 4 करोड़ गरीबों को घर मिल गया, जो बच गए हैं उनको अभी आगे मोदी देने की गारंटी देता है। जिनको आयुष्मान कार्ड मिल गया उसकी मुफ्त में दवाई हो गई। जिसको गैस की चूल्हे की जरूरत थी, सरकार सब्सिडी देकर के भी गैस का चूल्हा दे रही है। क्यों? सरकार के पास देने की ताकत आई है। भारत विकसित हो जाएगा ना 25 साल में, तो ये मुसीबतों का नामो निशान नहीं रहेगा, नामो निशान नहीं रहेगा। हम मुसीबतों से मुक्त हो जाएंगे और मुसीबतों से मुक्ति का ये मार्ग है विकसित भारत का संकल्प पूरा करना। नरेंद्र मोदी नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स के बेताज बादशाह हैं। इसी नॉर्थ इंडिया के वोट के दम पर उन्होंने 14 और 19 दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई।
विरोधी कहते हैं कि बीजेपी हिंदी बेल्ट की पार्टी है, क्योंकि बीजेपी का साउथ का आखिरी किला कर्नाटक भी ढह चुका है। अब अगर मोदी को बीजेपी को लेकर दक्षिण में जाना है तो फिर यह कार्यक्रम अहम रोल अदा करेगा। कैसे, ये आगे बताएंगे। पहले समझिए कि ये क्या हो रहा है। वाराणसी में प्रधानमंत्री ने आज नमो घाट पर तमिल संगमम कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया। यह काशी को तमिलनाडु से जोड़ने की एक पहल है, जिसका पहला संस्करण 2022 में 1 महीना चला था। काशी तमिल संगमम एक भारत श्रेष्ठ भारत का हिस्सा है। इस संगमम में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण भारत के करीब 1500 अतिथि काशी आए हैं। दक्षिण भारत से 7 स्पेशल संगमम ट्रेन इन अतिथियों को लेकर काशी पहुंची हैं। काशी तमिल संगमम का उद्देश्य दक्षिण और उत्तर भारत के संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है। यह कार्यक्रम ऐसे समय में बहुत महत्वपूर्ण है जब तमिलनाडु पर राज करने वाली पार्टियां उत्तर भारत, उत्तर भारतीयों और सनातन धर्म के खिलाफ अब शब्द बोल चुकी हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका वोट बैंक पूरी तरह से साउथ में है। नॉर्थ से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है महादेव के एक घर से उनके दूसरे घर आना। तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है मदुरई मीनाक्षी के यहां से काशी विशालाक्षी के यहां आना। इसलिए तमिलनाडु और काशी वासियों के बीच में जो प्रेम है, जो संबंध है, वो अलग भी है और अद्वितीय भी है। मुझे विश्वास है काशी के लोग आप सभी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ रहे होंगे। इस तमिल संगमम में बड़ी संख्या में दक्षिण भारत से आए लोग पहुंचे हुए हैं और यह कैसे हो सकता है कि प्रधानमंत्री की कही बात उन तक न पहुंचे। जो संदेश मोदी देना चाहते थे वो उन्होंने बखूबी दिया। पूरा करेगी, उसे रवाना करने का आदेश दें। मोदी ने कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई है। कन्याकुमारी तक ट्रेन चलाकर पीएम मोदी ने काशी से ही 2024 का समीकरण भी सेट करने की कोशिश की है। कैसे, ये समझ लीजिए। बीजेपी पर विरोधियों का आरोप होता है कि वो उत्तर भारत के हिंदी बेल्ट तक ही सीमित है। साउथ में उनके पास ज्यादा कुछ नहीं है। कर्नाटक का विधानसभा चुनाव भी वो हार चुके हैं। मोदी के आज के कार्यक्रम से तमिलनाडु की 39 सीटें तो सीधी प्रभावित हो रही हैं। 2014 में बीजेपी यहां कन्याकुमारी की सीट जीती थी। 2019 में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन 2024 में बीजेपी निश्चित तौर पर यहां से सीटें जीतना चाहेगी, वो भी तब जब उनका एआईएडीएमके से गठबंधन टूट चुका है। इसके अलावा मोदी की नजरें बाकी दक्षिण भारतीय राज्यों पर भी रहेंगी, खासतौर पर कर्नाटक में, जहां इस बार बीजेपी के लिए मुश्किलें बताई जा रही हैं। नॉर्थ साउथ की लकीर जो सियासत के गलियारों में खींची जाती है, उसे धर्म और सांस्कृतिक परंपरा के जरिए मिटाने की कोशिश जारी है, क्योंकि हकीकत यह है कि काशी और तमिलनाडु के संबंध बहुत पुराने हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि जिस तरह काशी और तमिल नजदीक हैं, वैसे ही तमिल वोटर्स भी बीजेपी के नजदीक आ जाएं, तो विपक्षियों के सारे समीकरण ध्वस्त हो जाएंगे। उधर लोहरदग्गा के साहू खानदान पर दौलत कैसे बरसती है। 300 शराब भट्टियों के अलावा साहू परिवार कहां से मोटी कमाई कर रहा है, कमाई का कितना हिस्सा ब्लैक है और कितना व्हाइट है। साहू खानदान की पाई पाई की डिटेल आज बताएंगे। धीरज साहू और गोपाल साहू ने 5 साल में कैसे अकूत दौलत कमाई, ओडिशा में पकड़े गए कैश का कनेक्शन कहां कहां से है, इनकम टैक्स के पास वो कौन सी डिटेल है, क्या सबूत है जिससे कांग्रेस पार्टी बेचैन है। पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। 350 करोड़ में कितना ब्लैक कितना व्हाइट। शराब भट्टी की अकूत कमाई एक ठिकाने पर क्यों जमा कराई। बीते 5 साल से देसी शराब की भट्टियों से साहू खानदान ने इतने नोट छापे कि छुपाने की जगह कम पड़ गई। 300 करोड़ का पहाड़ तो सिर्फ बोलांगीर के एक ठिकाने पर जमा कर दिया। जब अपने ठिकाने कम पड़ गए तो कर्मचारियों के घरों पर नोटों के बैग छुपाने शुरू कर दिए।
आईटी का शिकंजा कसने के बाद धीरज साहू ने इतना तो कबूल कर लिया है कि 354 करोड़ उनके परिवार के हैं। लेकिन धीरज साहू के दावों पर कई सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल, साहू परिवार देश के अलग अलग हिस्सों में बिजनेस करता है तो सबकी कमाई एक जगह क्यों इकट्ठा की गई? दूसरा सवाल, सब भाइयों के बिजनेस अलग अलग हैं। कोई शराब भट्टी चलाता है, कोई होटल तो कोई अस्पताल और स्कूल चलाता है, तो सबका पैसा बलांगीर में क्यों इकट्ठा किया गया जहां शराब फैक्ट्री है? तीसरा सवाल, बिजनेस की इतनी मोटी रकम बैंक में जमा कराने की बजाय फैक्ट्री और घर में क्यों छुपा कर रखी गई? चौथा सवाल, साहू खानदान का कैसा व्यापार है कि पैसा करोड़ों में आता है लेकिन खर्च नहीं होता? अगर खर्च होता तो पैसा आना और जाना दोनों ही चाहिए था। इसी से आईटी और ईडी को शक हो रहा है कि पैसा भले ही साहू खानदान का है लेकिन इसमें ब्लैक एंड व्हाइट वाला गेम बहुत बड़ा है। अगर 100 आदमी का परिवार है और हर आदमी का अपना पैसा है तो हर आदमी तो एक जगह पे नहीं रहते ना। ये सारा का सारा पैसा व्यवसायिक प्रतिष्ठान में मिला है, तो उस प्रतिष्ठान में कितना रुपया दिखाया हुआ है, कितना रुपया नहीं दिखाया हुआ है, वो देखने की चीज़ है। और वो कैश इतना क्यों है ये उनको बताना पड़ेगा। ओनर्स इज अपॉन हिम टू प्रूव कि ये पैसा उनका वहाँ पर क्यों रखा हुआ था, क्योंकि ये पैसा बरामद हुआ है डिस्टिलरी में। तो डिस्टिलरी में ये पैसा कैसे आया? कैश का व्यापार खाली रखने के लिए नहीं होता है ना। अगर कैश का व्यापार है तो मेरा खर्च भी हो रहा है, कहाँ तो आपका खर्च भी हो रहा है तो वो खर्च होना चाहिए ना। ये ऐसा तो नहीं है कि खाली आपके पास आ ही रहा है और जा नहीं रहा है। आपने रखा क्यों है? मैं हवा में नहीं बोल सकता हूँ कि ये पैसा मेरे भाई का है। अगर मेरे भाई का पैसा है तो बताए वो यहाँ क्यों रखा हुआ है। दैट हैज़ टू बी एक्सप्लेन्ड। वो उसको ऐसे बोलने से नहीं होगा ना। शराब, सियासत और कैश का कॉकटेल, साहू खानदान के पाई की डिटेल। लोहरदगा का साहू खानदान दौलत वाला है, इस पर कोई डाउट नहीं। कमाई के सैकड़ों सोर्स हैं, इस पर भी कोई शक नहीं। लेकिन सरकार शिकंजा इसलिए कस रही है क्योंकि बही खातों में बड़ा लोचा है। वो कैसे, इसे भी समझ लीजिए। 2018 में धीरज साहू की कुल संपत्ति 34 करोड़ जो उन्होंने राज्यसभा चुनाव के दौरान हलफनामे में बताई थी। उनके दूसरे भाई गोपाल साहू ने 2019 में हजारीबाग से चुनाव लड़ा। उन्होंने अपने हलफनामे में कुल संपत्ति 34 करोड़ 61 लाख बताई थी। गोपाल साहू का यह हलफनामा 4 साल पहले 2019 का है, जब उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर हजारीबाग से पर्चा भरा था। उनकी 34 करोड़ 62 लाख की प्रॉपर्टी में 25 करोड़ 89 लाख की चल संपत्ति और 8 करोड़ 73 लाख की अचल संपत्ति उन्होंने घोषित की थी। गोपाल साहू ने चुनावी हलफनामे में यह भी बताया है कि उनके पास 2 करोड़ 21 लाख का लोन है। 2019 का चुनाव गोपाल साहू बीजेपी के जयंत सिन्हा से हार गए। गोपाल साहू ने 2004 में विधानसभा भी कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था और हारे। गोपाल साहू झारखंड में कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, लिहाजा कांग्रेस उलझन में है। वो कैश कांड के बाद साहू खानदान का बचाव भी कर रही है और दूरी बनाने का नाटक भी खेल रही है। अब तक इनकम टैक्स क्या कर रही है, क्यों नहीं बताती है? वो हलफनामा उनका है, उनके पूरे परिवार का नहीं है। हलफनामा सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल धीरज प्रसाद साहू जी का है। जब उनके पूरे परिवार का दायरा देखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा है। मैं कोई बचाव भी नहीं कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, इसलिए इस तरह की बातें गुथी जा रही है। क्योंकि वो 6 भाई हैं और पूरा परिवार आज का नहीं, जब सन 47 की बात कहेंगे उस समय उनका परिवार एक जाना माना परिवार था झारखंड के लिए। हो सकता है देश और दुनिया में उनको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो अडानी और अंबानी बना दे। आपने सिर्फ 350 का जिक्र किया है, मैं ये कह रहा हूं कि 400 करोड़ भी हो सकता है, लेकिन धीरज साहू का कैसे है ये कोई बता दे। अब गोपाल साहू की कमाई का हिसाब भी समझिए तो कैश कांड के उलझने सुलझाने में आसानी होगी। 2014-15 में कमाई 1 करोड़ 5,78,280 थी, जो 2015-16 में बढ़कर
1,30,27,610 हो गई। 2016-17 में कमाई बढ़कर 1,77,17,700 हुई। 2017-18 में कमाई 2,31,33,20 हुई, जो 2018-19 में बढ़कर 3,01,29,560 हो गई। हेमंत सोरेन की सरकार बनने से पहले गोपाल साहू की इनकम में इजाफा सालाना करीब 25 लाख का था और सरकार बनने के बाद 70 लाख हो गया। इसलिए बीजेपी कैश कांड की जांच में ईडी की एंट्री की मांग कर रही है। देश का सबसे बड़ा कैश कांड है ये। आखिर वो राशि किसकी है? 500 करोड़ से ज्यादा की राशि किसकी है? वो राशि कांग्रेस पार्टी की है, धीरज साहू की है, हेमंत सोरेन की है। हेमंत सोरेन के 4 सालों में जो खजाना की चोरी हुई, पत्थरों की लूट हुई, बालू की लूट हुई, कोयले की चोरी हुई, बड़े पैमाने पे बड़े बड़े अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई, उससे जो उगाई हुई वो राशि किसकी है? कांग्रेसी चाहे जितना भी जो भी कहें, ये झूठ का पुलिंदा है, ये कांग्रेसी चोर हैं, ये महाचोर हैं। इस प्रकार के लोगों से देश को बचने की आवश्यकता है। मैं तो आग्रह करता हूं भारत सरकार से कि बहुत विलंब हो रहा है, ईडी को इंटरवेन करना चाहिए और कहीं हो सकता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला हो, तो ये विषय बहुत ही गंभीर है। 2018 में धीरज साहू और 2019 में गोपाल साहू ने अपनी संपत्ति 34 करोड़ बताई थी, तो 2023 में नोटों का पहाड़ कैसे जमा कर लिया। एक और बात, साहू खानदान भले दावा कर रहा है कि कमाई उनके सब भाइयों के कारोबार की है, लेकिन धारा 132 साफ करती है कि जहां कैश पकड़ा गया है उसे वहीं के व्यवसाय से कमाई माना जाएगा। मतलब ब्लैक एंड व्हाइट के इस गेम में धीरज साहू का बचना नामुमकिन तो नहीं, मुश्किल जरूर लगता है। उन्हें अब इनकम टैक्स के सामने साबित करना पड़ेगा कि कैश कहां से आया, कितना माल बेचा और कितनी शराब बनाई। अगर साबित नहीं कर पाए तो 354 करोड़ से हाथ धोना पड़ेगा। 100% ऑफ द कंसीलमेंट पर पेनल्टी लगती है और 90% टैक्स रेट्स हैं अभी। जो अगर ये अनडिस्क्लोज्ड पैसा है तो उस पर 90% टैक्स लग जाएगी। यानी यदि ये साबित नहीं कर पाए धीरज साहू कि ये पैसा का सोर्स क्या है, तो उस स्थिति में ये अपने पूरे पैसे को गवा बैठेंगे। ये निश्चित सारे भाइयों का पैसा ये डिस्टिलरी के अंदर आके एक पर्टिकुलर जगह पर क्यों रखा हुआ है? मान लीजिए मैं एक व्यवसाय में हूँ, मेरा व्यावसायिक प्रतिष्ठान कहीं और है, तो वो पैसा कहीं और होना चाहिए था, वो उसी जगह पे क्यों रखा हुआ है? सेक्शन धारा 132 बोलता है कि जो चीज जहां पर मिली और जो चीज जहां पर जैसी भी लिखी हुई है वो सच है और साबित करना इनका काम है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि व्यवसाय का पैसा जरूर है, 2 नंबर का है मेरे हिसाब से। मतलब इनका अपना पैसा है, अब क्यों एक साथ रखा हुआ है ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। साहू खानदान के पास कितना ब्लैक कितना व्हाइट है, इसके सबूत इस व्हाइट हाउस में कई दिन तलाशने के बाद आईटी की टीम लौट चुकी है। धीरज साहू के भतीजे संजय साहू को लेकर आईटी टीम ने यहां मशीनें लगाकर जांच की थी। कैश कांड के बाद पहली बार इंडिया टीवी की टीम यहां पहुंची। फिलहाल व्हाइट हाउस में साहू खानदान का कोई शख्स नहीं है, केवल नौकर चाकर है। संजय साहू जो धीरज साहू के भतीजे हैं, उनके भाई के लड़के हैं, उनको इनकम टैक्स के अधिकारी यहां पर लेकर आए थे और इसी हिस्से में लगातार मशीनें चलाई जा रही थी। जियो सर्विलांस सिस्टम के जरिए देखा जा रहा था, हर हिस्से को खंगाला गया। ये जो सामने का हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ भी देखा गया, मशीनें यहाँ भी चलाई गई, इधर भी लगातार कई कमरे हैं और देखिए लिखा हुआ है धीरज प्रसाद साहू जी से मिलने का समय सुबह 11 बजे से 1 बजे तक। इस जगह पर धीरज साहू लोगों से मिलते हैं जब वो यहाँ पर आते हैं और उनके परिवार के लोगों की जो प्रतिमाएं हैं, किशोर प्रसाद साहू, बलदेव साहू और जो भी परिवार के जो इनके पिता हैं, चाचा हैं, उनकी प्रतिमाएं यहाँ पर लगी हुई हैं। और ऊपर के हिस्से में भी कई कमरे हैं। आप देखिए जो लगातार आपको खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैं, उसके ठीक पीछे के हिस्से में भी कई कमरे हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ पर साहू परिवार का कोई सदस्य नहीं है और यहाँ जो केयरटेकर हैं वो बता रहे हैं कि समय समय पर धीरज साहू हालांकि यहाँ आते रहते हैं, उनके परिवार के लोग भी आते हैं, क्योंकि परिवार की तरफ से कई कार्यक्रम कराए जाते हैं, कई टूर्नामेंट का आयोजन कराया जाता है
और पर्व त्योहार के मौके पर खास तौर से पूरा परिवार जुटता है तो फिर सब लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। लोहरदगा में धीरज साहू के खानदान की लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी है। तमाम प्लॉट केवल बाउंड्री करके छोड़ दिए गए हैं, जिनकी कीमत अब करोड़ों रुपए में है। साहू खानदान ने सियासत का फायदा उठाते हुए कई शहरों में अपनी प्रॉपर्टी सरकारी बैंकों को किराए पर दे रखी है। ज्यादातर जगहों पर एसबीआई की शाखाएं खोली हुई हैं। लोहरदगा के अलावा गुमला, रांची, डाल्टेनगंज में भी एसबीआई बैंक ज्यादातर साहू परिवार के बिल्डिंगों में ही चलते हैं। लोहरदगा में जिस सड़क पर अभी हम खड़े हैं इसको लोग भट्टी रोड के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसी रोड पर पीछे साहू परिवार की शराब की भट्टी है और इसलिए इसको लोग भट्टी रोड कहते हैं। हालांकि इसका नाम महात्मा गांधी रोड है, लेकिन इस नाम से शायद ही कोई इसको जानता है। अधिकतर लोग से जब आप पूछेंगे तो लोग इसे भट्टी रोड कहेंगे। और इसी रोड पर साहू परिवार की कई प्रॉपर्टी है। अब ये भारतीय स्टेट बैंक लोहरदगा का जो ब्रांच है ये साहू परिवार के ही कब्जे में है और बैंक को रेंट पर दिया हुआ है। संजय साहू जो धीरज साहू के भतीजे हैं वो इसको देखते हैं। और ठीक इस बैंक से सटे हुए यहाँ पर देखिए एक बड़ा कैंपस है। यहाँ एक गेस्ट हाउस भी बना हुआ है। आप देखिए बीच के हिस्से में गेस्ट हाउस है। फिलहाल इस तरह के जो कई दूसरे कैंपस हैं वो भी इस शहर में हैं, जहाँ प्लॉट खाली पड़ी हुई हैं, चहारदीवारी करके रखी हुई हैं, लेकिन साहू परिवार के कब्जे में है। लोहरदगा में साहू परिवार के पास एक स्टेडियम और शूटिंग रेंज भी है। इस शूटिंग रेंज में धीरज साहू कई बार फिल्मी सितारों के साथ निशाना लगाते हुए देखे जाते हैं। फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री और उनके पति हिमालय भी धीरज साहू की मेहमान नवाजी का लुत्फ लेने लोहरदगा आ चुके हैं। स्टेडियम और शूटिंग रेंज के लिए साहू परिवार ने 64 एकड़ जमीन दान दी है। शूटिंग रेंज का उद्घाटन भाग्यश्री ने किया था। स्टेडियम और शूटिंग रेंज की देखरेख साहू परिवार ही करता है। आप यहाँ केयर टेकर हैं? यस। क्या नाम है आपका? मतीश महतो। मतीश महतो। यस। लगभग वही 2006-07 में बना है स्टेडियम जी। लगभग वही 64 एकड़ कुछ डिसमिल है। ये धीरज प्रसाद साहू जी का इसे है और इसमें क्रिकेट प्रैक्टिस होता है, कुश्ती है, जिम रूम है और फायरिंग शूटिंग रेंज भी बनाया हुआ है। प्रॉपर्टी धीरज साहू की है जी, उन्हीं का दान किया हुआ है। पर धीरज साहू आते भी होंगे? यस, आते हैं। तो बराबर आते हैं। उनके भाइयों की प्रॉपर्टी है या धीरज साहू की प्रॉपर्टी? उनका पिताजी का है। इसके अलावा लोहरदगा में साहू खानदान के पास मछली के तालाब भी हैं। कांग्रेस से कनेक्शन का फायदा उठाते हुए झारखंड में उन्होंने काफी पेट्रोल पंप भी खोले। इसके अलावा कई गेस्ट हाउस भी हैं। साहू परिवार का एक मंदिर भी है जिसके लिए वो हर महीने 50,000 रुपया खर्च करते हैं, जो वहां रहने वाले पुरोहित और कर्मचारियों पर खर्च होता है। धीरज साहू इस मंदिर में जया किशोरी से कथा भी करवा चुके हैं। कांग्रेस सांसद धीरज साहू की प्रॉपर्टी की पड़ताल करने के लिए हम लोहरदगा पहुंचे हैं और हमें यहां जो जानकारी मिल रही है उससे ऐसा लगता है कि धीरज साहू किसी राजा महाराजा से कम नहीं है। काफी बड़ी बड़ी जमीनें, बड़े बड़े प्लॉट उनके आज भी मौजूद हैं। उनके पिता की प्रतिमा यहाँ पर आप देखिए, स्वर्गीय बलदेव साहू जी। ये लोहरदगा में एमजी रोड पर एक जो बड़ा हिस्सा आप देख रहे हैं, ठीक इसके बगल में देखिए एक बड़ा सा तालाब, एक बहुत बड़ा तालाब है ये। इसमें मछलियां भी हैं और ये तालाब भी अभी साहू परिवार के कब्जे में है। और ठीक इसके बगल में आप देखिए एक मंदिर। इस मंदिर में पुजारी भी हैं और मंदिर की पूरी देखभाल, इसका जो खर्च है वो साहू परिवार उठाता है। मंदिर जो है इसका खर्च भी कौन उठाता है? परिवार से मिलता है। यहाँ लगभग 15-20 स्टाफ हैं, सब रहते हैं, सबका जीविका चलता है यहीं से। समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं। अभी जया किशोरी जी को लाए थे। कैश कांड के बाद लोहरदगा में साहू समाज की लगातार बैठकें हो रही। अब ये जो हुआ है हम इसकी घोर निंदा करते हैं और जो भी ऐसा किया है उसको हम लोग को आज नहीं तो कल पता चलेगा कि धीरू बाबू क्या है। कि भ्रष्टाचार का तो हो ही नहीं सकता। 101% हम लोग श्योर है। चोरी का पैसा है कि नहीं वो तो आयकर विभाग जारी करेगी। 300 भट्टियां और 300 भट्टी में अगर डेली 1000 लीटर के भी शराब का बिजनेस आप करते हैं और 300 रुपए लीटर के हिसाब से करते हैं तो मान के चलिए कि महीने भर में 100 करोड़ का बिजनेस होता है।
तो अगर महीने भर में 100 करोड़ का बिजनेस होता है तो साल भर में 1200 करोड़ का बिजनेस है। उसमें अगर 300-350 करोड़ रुपया नगद निकल रहा है, जहां पर नगद का बिजनेस है, कोई यूपीआई का बिजनेस नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इसको आप काला धन नहीं बोल सकते। इस बैठक का ये मकसद है कि हम धीरज साहू जी के ऊपर जो ये अनर्गल बयानबाजी हो रही है, सबसे पहले हम उन लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अनर्गल और झूठा बयान देना बंद करें। 100 से ज्यादा लोग उनके पार्टनर हैं और इस बरामद पैसे को सिर्फ एक आदमी को टारगेट कर ये बोल देना कि 350 करोड़ की जो बरामदगी हुई है वो धीरज प्रसाद साहू का है, ये गलत है। साहू समाज अब धीरज साहू के समर्थन में एकजुट हो गया है। साहू परिवार लोहरदगा में हर साल ओपन एथलेटिक मीट का आयोजन भी कराता है। टूर्नामेंट का पूरा खर्च साहू परिवार ही उठाता है, लेकिन 350 करोड़ के कैश कांड में साहू परिवार की साख दांव पर है। जांच की आंच कहां तक जाती है, जल्दी इसका पता चल जाएगा। ये जो कैश का जो पकड़ा गया है, ये हमारे व्यापार शराब से संबंधित फर्मों का पैसा पकड़ा गया है। हमारा परिवार पिछले 100 साल से अधिक से चलता आ रहा है तथा हमारा जो भी कारोबार है वो बिल्कुल पारदर्शी है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो कैश पकड़ा गया है वो शराब बिक्री का पैसा है, क्योंकि शराब व्यापार में सारा सेल कैश से होता है। यह पैसा सेल कलेक्शन था।